हेलो फ्रेंड्स, बुक वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन किताब के बारे में, जिसे शेल्डन हाउ ने लिखा है। ये एक ठंडी सर्दियों की शाम थी। ऋतिक, जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था, अपनी जिंदगी से परेशान था। उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर रहा। अक्सर वो सोचता, आखिर मुझे चाहिए क्या? एक रात जब वो यूं ही बेड पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नजर एक बुक रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन और लेखक थे शेल्डन हाउ। पहली नजर में ऋतिक को यह टॉपिक बिल्कुल फालतू लगा। उसने सोचा, डिसिप्लिन पर भी कोई किताब लिखता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा कि शायद यही वो किताब है जिसकी उसे जरूरत है। उसने तुरंत किताब ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। किताब की शुरुआत। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। ऋतिक ने सोचा, चलो देख ही लेते हैं, आखिर ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों है। वो बुक लेकर अपनी बालकनी में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी और चाय का कप उसकी टेबल पर रखा था। उसने किताब खोली और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले चैप्टर का नाम था सेट क्लियर गोल्स। किताब पढ़ते ही ऋतिक को ऐसा लगा जैसे कोई उसे आईना दिखा रहा हो। उसमें लिखा था, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य स्थापित करना अनुशासन का मूलभूत सिद्धांत है। लक्ष्य हमें दिशा और प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे फोकस बनाए रखना और प्रगति को मापना आसान हो जाता है। ऋतिक को समझ नहीं आया कि ये इतनी सिंपल सी बात उसे अब तक समझ क्यों नहीं आई थी। वो अक्सर बड़े बड़े सपने देखता था। एक दिन अपनी कंपनी शुरू करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनूंगा। लेकिन उसने कभी अपने गोल्स को डिटेल में प्लान नहीं किया था। गोल सेट करने का पहला कदम। उसने किताब के अगले पैराग्राफ पर नजर डाली, जहां लिखा था, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, यूल नेवर गेट देयर। अगर आपको यह नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। ये एक लाइन उसे झकझोर गई। सही बात है, उसने सोचा। मैं हमेशा यह सोचता हूं कि कुछ करना है, लेकिन करना क्या है, यह पता ही नहीं होता। ऋतिक ने किताब बंद की और बालकनी से उठकर अंदर चला गया। उसने अपने कमरे का सबसे शांत कोना चुना, अपनी नोटबुक निकाली और पहली बार अपने जीवन में क्लियर गोल्स लिखने का फैसला किया। पहली लाइन उसने लिखी, एक फिटनेस पर ध्यान देना, अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करना, 2 डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करना, 3 हर महीने 5 नई किताबें पढ़ना। नोटबुक बंद करने के बाद उसने एक अजीब सी राहत महसूस की। यह सब करना आसान तो नहीं होगा, उसने सोचा, लेकिन पहली बार मेरे गोल्स इतने साफ साफ लिखे गए हैं। पहले गोल पर काम शुरू। अगले दिन उसने अपनी लाइफ का पहला गोल शुरू करने की कोशिश की। ऋतिक ने अलार्म सुबह 6 बजे लगाया था, लेकिन जब अलार्म बजा तो उसने तुरंत स्नूज बटन दबा दिया। बस 5 मिनट और। लेकिन ये 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए, उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसने दीवार घड़ी की ओर देखा। 7 मिनट बज चुके थे। यार, आज भी नहीं हो पाया, उसने गुस्से में खुद से कहा। फेलियर से सीखना। फिर उसे अपनी किताब की याद आई। उसने किताब निकाली और पहला पेज फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। डोंट बी डिस्करेज्ड बाय स्मॉल सेटबैक्स। फोकस ऑन गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। छोटे असफलताओं से निराश मत हो। अपने लक्ष्य पर वापस आने पर ध्यान दो। ऋतिक मुस्कुरा दिया। चलो, ये तो किताब ने पहले ही समझा दिया था। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, कल से सही। गोल्स को ट्रैक करना। उस शाम उसने एक और काम किया। उसने अपने रूम की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया, जिसमें उसने अपने गोल्स लिख दिए। इसके बगल में उसने छोटे छोटे बॉक्स बनाए, ताकि हर बार जब वो कोई टास्क पूरा करे तो उसे टिक कर सके। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में उसने सुबह
जल्दी उठने की आदत डालनी शुरू कर दी। वो पहली बार पार्क में जॉगिंग करने गया। ठंडी हवा और भागते हुए लोगों को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस होना ही पड़ेगा। गोल्स सिर्फ करियर और फिटनेस तक सीमित नहीं। एक दिन उसकी मां का फोन आया। तुमने पिछले 2 हफ्तों से फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने पूछा। हम यहां तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। ऋतिक को अचानक एहसास हुआ कि वो अपने गोल्स में इतना खो गया था कि उसने अपने परिवार से बात करना ही बंद कर दिया था। उसने फौरन मां को कॉल बैक किया और उनकी बात ध्यान से सुनी। शायद सेट क्लियर गोल्स का मतलब सिर्फ करियर और फिटनेस नहीं, बल्कि रिश्तों को भी बैलेंस करना है, उसने सोचा। फिर उसने अपनी नोटबुक निकाली और एक और नया गोल लिखा। 4 हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को कॉल करना और उनके साथ समय बिताना। गोल्स को जीना सीखना। अब ऋतिक हर रात अपने दिन का रिव्यू करता। अगर कोई टास्क मिस हो जाता तो वो उसे अगले दिन की लिस्ट में जोड़ लेता। किताब के पहले चैप्टर ने उसे सीखा दिया था कि गोल्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीना होता है। ये तो बस शुरुआत थी। ऋतिक को समझ आ गया था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। शेल्डन हाउ की किताब का पहला चैप्टर तो सिर्फ एक झलक थी। उसे बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ने थे और उन पर काम करना था। ऋतिक कभी कभी नाश्ते के समय बैठकर सोचता था कि क्या रूटीन बनाना सही फैसला था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वो अपनी दिनचर्या का आनंद लेने लगा। रूटीन का सबसे अच्छा असर उसकी उत्पादकता पर पड़ा। जब वो अपने काम पर बैठता तो उसका पूरा ध्यान काम पर होता। उसे पता था कि उसने पहले से ही हर कार्य के लिए एक समय स्लॉट निर्धारित किया है, जिससे उसे हर काम के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने कहा, ऋतिक, तुमने पिछले हफ्ते जितना काम किया है वो शायद ही किसी और ने किया होगा। तुम ठीक तो हो? ऋतिक मुस्कुराया और बोला, सर, बस कुछ अनुशासन में आ रहा हूं। शाम को जब वो घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि रूटीन सिर्फ समय प्रबंधन का तरीका नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का जरिया भी है। उसने अपने खाली समय में नई किताबें पढ़नी शुरू की और हर रात सोने से पहले अपनी दिनचर्या की समीक्षा करता। लेकिन जीवन इतनी सरल नहीं थी। एक रविवार को उसके दोस्त राहुल का फोन आया। भाई, आज मूवी देखने चल रहे हो? ऋतिक उलझन में पड़ गया। मूवी जाने का मतलब था कि उसकी शाम की पढ़ाई छूट जाएगी। लेकिन फिर उसने सोचा, रूटीन का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिंदगी का आनंद लेना छोड़ दूं। कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी है। उसने महसूस किया कि रूटीन का अर्थ सख्त नियम नहीं, बल्कि संतुलन है। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी दिनचर्या को अधिक लचीला बनाया। उसने अपने शेड्यूल में फ्री टाइम के स्लॉट जोड़े, जहां वो कुछ भी कर सकता था। परिवार से बात करना, दोस्तों के साथ घूमना या बस आराम करना। किताब में एक और दिलचस्प लाइन थी, अ रिजिड रूटीन कैन समटाइम्स फील लाइक अ बर्डन, अलाउ सम फ्लेक्सिबिलिटी टू अकोमोडेट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। एक कठोर दिनचर्या कभी कभी बोझ लग सकती है। अप्रत्याशित घटनाओं के लिए कुछ लचीलापन आवश्यक है। ऋतिक को एहसास हुआ कि रूटीन ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। पहले वो हर काम अंतिम समय तक टालता था, लेकिन अब वो समय पर अपने कार्य पूरे करने लगा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसे महसूस हुआ कि रूटीन बनाकर उसका सफर शुरू हुआ है, लेकिन अभी उसे अपनी आदतों को और मजबूत करना है। एक दिन ऑफिस के बाद वो घर लौटा और आराम करने का मन बनाया। उसने टीवी चालू किया और देखते देखते अनजाने में 3 घंटे बर्बाद कर दिए। रात को जब उसने दीवार पर लगे अपने चार्ट को देखा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने खुद से कहा, यार, सब कुछ अच्छा चल रहा था और आज फिर पुरानी आदतों पर लौट आया। उसी रात उसने किताब उठाई और अगले अध्याय पर पहुंच गया। तीसरे अध्याय का नाम था एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण अपनाएं। किताब की पहली पंक्ति ने उसे झकझोर दिया, सेल्फ कंट्रोल इज एसेंशियल टू रेजिस्ट टेम्पटेशंस।
Resisting short-term pleasures in favor of long-term goals is the foundation of disciplined living. आत्मनियंत्रण प्रलोभनों से बचने के लिए आवश्यक है। अल्पकालिक सुखों का त्याग कर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना अनुशासित जीवन की नींव है। ऋतिक ने खुद से कहा, यही तो मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मैं हमेशा अल्पकालिक सुखों के पीछे भागता हूं, चाहे वो घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या कोई भी ऐसा कार्य जो मेरे बड़े लक्ष्यों के खिलाफ हो। किताब में एक और विचार वाक्य था, Distractions are everywhere, and they often disguise themselves as harmless breaks. But every small temptation adds up to derail your progress. विचलन हर जगह है, और वे अक्सर खुद को निर्दोष ब्रेक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हर छोटा प्रलोभन मिलकर आपकी प्रगति को पटरी से उतार सकता है। अगले ही दिन से उसने आत्मनियंत्रण विकसित करने का फैसला किया। उसने अपने सबसे बड़े विचलन की पहचान की, उसका मोबाइल। उसने सभी अनावश्यक ऐप्स डिलीट कर दी और स्क्रीन टाइम सीमित कर दिया। उसने तय किया कि वो दिन में केवल एक बार, सिर्फ 15 मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक करेगा। पहले दिन ये उसके लिए बहुत कठिन था। कई बार उसका मन हुआ कि वो फोन उठा ले, लेकिन फिर उसने किताब की वो पंक्ति याद की जिसने उसे गाइड की तरह राह दिखाई। The key to mastering self-control is to remind yourself of your bigger goals whenever a temptation arises. आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करने की कुंजी यह है कि जब भी कोई प्रलोभन आए, तो अपने बड़े लक्ष्यों को याद करें। धीरे धीरे उसकी इच्छाओं पर काबू पाने की शक्ति बढ़ने लगी। अब जब भी कोई विचलन दिखता, वो खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या ये मुझे मेरे बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाएगा या दूर करेगा? कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसमें देर रात तक काम करना पड़ता। पहले वो हमेशा बहाने ढूंढता था, लेकिन अब उसने आत्मनियंत्रण के साथ अपने समय का प्रबंधन करना सीखा। उसने अपनी दिनचर्या में हल्का बदलाव किया ताकि प्रोजेक्ट के साथ साथ उसकी बाकी अच्छी आदतें भी बनी रहें। ऋतिक को एहसास हुआ कि आत्मनियंत्रण सिर्फ प्रलोभनों से बचने के लिए नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में खुद को संभालने के लिए भी जरूरी है। उसने महसूस किया कि जो लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। अगली रात उसने किताब के अगले अध्याय पर जाने के लिए उसे धीरे से बंद कर दिया। अब उसे इंतजार था कि आगे उसे क्या सीखने को मिलेगा। माइंडफुलनेस, एक नई शुरुआत। ऋतिक ने इंटरनेट पर देखा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे किया जाता है। उसने अपनी बालकनी में एक शांत जगह चुनी, आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। पहले कुछ मिनटों तक उसका दिमाग हर दिशा में भटकता रहा, कभी ऑफिस के काम की चिंता, कभी किसी पुराने झगड़े की याद। लेकिन उसने खुद से कहा, जो भी ख्याल आए उन्हें आने दो, लेकिन मैं अपनी सांस पर फोकस करूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार धीमे हो रहे हैं। जैसे जैसे वो गहरी सांसें लेता गया, उसका मन शांत होता गया। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहा है। किताब में लिखा था, माइंडफुलनेस विचारों को बंद करने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें बिना किसी निर्णय के देखने और सौम्यता से अपने ध्यान को वापस केंद्रित करने के बारे में है। ऋतिक ने इस प्रैक्टिस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। अब वो हर सुबह और रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करता। जल्द ही इसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर दिखने लगा। ऑफिस में अब उसका फोकस बेहतर था। जब भी ध्यान भटकता, वो कुछ पल के लिए गहरी सांसें लेता और खुद को दोबारा केंद्रित करता। चुनौती के बीच शांति। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। टीम लीड ने बताया कि काम मुश्किल होगा और डेडलाइन भी कड़ी है। उसकी टीम के लोग परेशान हो गए, लेकिन ऋतिक ने खुद को शांत रखा। उसने अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया। जब बाकी लोग घबराहट में थे, ऋतिक ने चुपचाप एक प्लान बनाया। अपने हिस्से का काम छोटे छोटे टास्क में बांटा और हर दिन के लिए एक लक्ष्य तय किया। उसकी शांत और व्यवस्थित अप्रोच देखकर टीम लीड ने उसकी तारीफ की। उसे किताब की एक और लाइन याद आई,
माइंडफुलनेस न केवल दबाव के बीच शांत रहने में मदद करती है, बल्कि सोच को स्पष्ट और निर्णय को बेहतर बनाती है। रिश्तों में गहराई। पहले जब वो दोस्तों के साथ होता तो अक्सर उसका ध्यान कहीं और होता, लेकिन अब वो हर बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहने लगा। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपने करीबी लोगों को अपना 100% ध्यान देते हैं तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं। एक दिन उसने अपनी मां को फोन किया। इस बार वो सिर्फ हाँ ठीक है कहकर बात खत्म करने के बजाय उनकी बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, समझना भी जरूरी है। असफलता से सीखना। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक बार ऋतिक को ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला। उसने पूरी प्लानिंग की, हर डिटेल पर ध्यान दिया और टीम के साथ चर्चा की। उसे पूरा भरोसा था कि वो तय समय पर प्रोजेक्ट खत्म कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन करीब आई, चीजें बिगड़ने लगी। टीम के कुछ लोग अपनी डेडलाइन मिस करने लगे और उसका खुद का काम भी पीछे छूट गया। आखिरी दिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाकर नाराजगी जताई। ऋतिक को खुद पर गुस्सा आया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी असफल हो गया। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। उस शाम वो बालकनी में बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई हो। उसने किताब को उठाया और अगला चैप्टर खोला। फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। किताब आगे कहती थी, हर असफलता एक सीख लेकर आती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं, एक हार या एक मौका खुद को बेहतर बनाने का। ऋतिक ने अपनी गलतियों को गौर से देखा। उसने पाया कि वो टीम के साथ नियमित चेक इन करना भूल गया था और कई बार खुद ही सारा काम संभालने की कोशिश कर रहा था, बजाय इसे सही तरीके से डेलीगेट करने के। उसने खुद से वादा किया, अगली बार मैं बेहतर प्लानिंग करूंगा। असफलता मेरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि मुझे सुधारने का अवसर देती है। निरंतरता सफलता की असली कुंजी। कुछ हफ्तों बाद उसे फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इस बार उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा। उसने टीम के साथ बेहतर कम्युनिकेशन बनाए रखा, हर छोटे मोटे प्रॉब्लम को शुरुआत में ही सुलझा लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असफलता से डरने के बजाय उसे इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। इसी बीच उसने अपने पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ा बदलाव महसूस किया। वो कई बार अपने फिटनेस रूटीन में असफल हुआ था। कभी सुबह जल्दी उठने से चूक जाता, कभी वर्कआउट स्किप कर देता। लेकिन अब वो खुद को कोसने के बजाय किताब की एक और सीख अपनाने लगा। डिसिप्लिन परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि गिरकर दोबारा उठने के बारे में है। अब अगर किसी दिन वो चूक भी जाता तो अगले दिन फिर से कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ती गई और इसके साथ उसकी फिटनेस, काम और सोच में भी सुधार आने लगा। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद जब ऋतिक अपने पुराने दोस्तों से मिला तो उन्होंने कहा, तू बहुत बदल गया है। पहले तुझे हर छोटी बात पर चिंता होती थी और अब लगता है जैसे तुझे सब कुछ संभालना आता है। ऋतिक मुस्कुराया और कहा, यह बदलाव एक दिन में नहीं आया। मैंने बस हर दिन छोटा सा कदम उठाया और कंसिस्टेंसी बनाए रखी। उस रात उसने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा। डिसिप्लिन कोई लक्ष्य नहीं, ये एक सफर है। जब तुम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हो तो सफलता एक आदत बन जाती है, न कि सिर्फ एक मंजिल। उसने किताब को बंद किया, खिड़की से बाहर देखा। चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, मैं इस सफर को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि असली खुशी किसी मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को पूरी ईमानदारी और मेहनत से जीने में है। और यहीं से ऋतिक की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि उसकी नई शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद इसे अंत तक सुनने के लिए।